इस बात में तो कोई शक नहीं कि इतिहास में कई खतरनाक लड़ाइयां लड़ी गई है, जिनमें से अगर सबसे खतरनाक लड़ाई की बात की जाए तो वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई का स्थान सबसे ऊपर ही आएगा, क्योंकि इस लड़ाई में लगभग 8.5 करोड़ से भी ज्यादा मासूम लोगों की मौत हुई थी। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि वर्ल्ड वार की लड़ाई में ना जाने कितने खतरनाक हथियारों के जन्म हुए हैं, चाहे वो जमीन पर चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा टैंक हो या फिर समुद्र में तैरने वाला अब तक का सबसे बड़ा मॉन्स्टर प्लेन हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई में ब्रिटेन ने एक ऐसे हथियार को जन्म दिया था जिसका नाम सुन के आज भी जर्मन्स की रूह कांप जाती है। और इस हथियार के सिर्फ एक बार इस्तेमाल से ही आधे से ज्यादा जर्मनी ध्वस्त हो गया था। दरअसल ये बात है साल 1939 की। वर्ल्ड वार 2 छिड़ जाने के कारण से जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। इसी बीच ब्रिटेन की नजर जर्मनी में तेजी से बढ़ रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पड़ती है। दरअसल पहले के युद्ध में फैक्ट्री, कारखाना, हॉस्पिटल, इन सभी चीजों को प्राथमिक स्रोत माना जाता था, जिन पर युद्ध के समय हमला करना नियमानुसार बैन था। लेकिन ब्रिटेन की काली नजर इन सभी चीजों पर ही पड़ती है, जहां यह प्लान बनाया जाता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जर्मनी की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बर्बाद हो जाए। इन सभी के बीच ब्रिटेन को एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है और वो थी जर्मन डैम्स, क्योंकि इन डैम्स बिजली उत्पन्न करती थी और उसी से जर्मनी के सारे उद्योग और कारखाने काम करते थे, जहां जर्मन सैनिकों के लिए हथियार भी बनाए जाते थे। इसका मतलब साफ था कि अगर किसी तरह से इन डैम्स को तबाह कर दिया जाए तो पूरी जर्मनी को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर सारे कारखाने बंद हो जाएंगे तो ना ही हथियार बन पाएगा और ना ही उनके सैनिकों के पास कुछ हथियार पहुंच पाएगा, जिससे कुछ न किए बिना ही ब्रिटेन की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कोई ऐसा बम ही नहीं था जो जर्मनी के इन मजबूत डैम्स को तोड़ सके। और ऐसा भी नहीं था कि इन डैम्स को तोड़ने का प्लान इतिहास में पहली बार बनाया जा रहा था, क्योंकि इन डैम्स को तोड़ने का प्रयास पहले युद्ध में भी किया जा चुका था। जैसे कि 2 फरवरी साल 1941 को 8 स्वॉर्डफिश फ्लोट प्लेन द्वारा इटली के 300 डैम्स पर हमला किया गया था। लेकिन वो बम इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो भारी कंक्रीट के दीवार को आसानी से तोड़ सके। और इस हमला के बाद से ही यूरोप के लगभग सारे देशों ने अपने डैम्स को और मजबूत बनाने के लिए उन्हें एंटी टॉर्पीडो जाल से ढक दिया था। और अब ब्रिटेन को इतने मजबूत डैम्स तबाह करने के लिए एक नई तकनीक विकसित करने की जरूरत थी, जो इन कामों को आसानी से कर सके। इसीलिए इस काम को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने वालिस को सौंप दिया, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, जिन्हें आदेश दिया जाता है कि कोई ऐसा बम बनाया जाए जो इन मजबूत डैम्स को पल भर में ध्वस्त कर सके। इस बात पर वालिस ने नोटिस किया कि जब बम को ब्लास्ट किया जाता है तो उसकी एनर्जी बहुत तेजी से नष्ट हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में इन डैम्स को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़े बम की जरूरत पड़ेगी। और लगभग 10 से 12 महीनों के बाद वालिस ने एक ऐसा बम बना लिया जो शायद इन डैम्स को आसानी से तोड़ सकता था, क्योंकि इस बम का वजन तकरीबन 10 टन था, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणुक बम था। इस बम का काम करने का तरीका एकदम आसान था कि जब इस बम को एक प्लेन की मदद से 40,000 फीट की ऊंचाई से सीधे डैम पर गिराया जाएगा तो वो ब्लास्ट होकर डैम्स को तबाह कर देगा। ब्रिटेन का आइडिया था तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन के पास कोई ऐसा प्लेन ही नहीं था जो इतने भारी बम को कैरी कर सके। इसीलिए ना चाहते हुए भी इस बम को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी वालिस हार नहीं माने और वो एक दूसरे तरीके के बम बनाने में लग गए। उन्होंने इस काम के लिए रोड रिसर्च लेबोरेटरी नामक एक सिविल इंजीनियर को भी काम पर रख लिया। वालिस को जिन जर्मन डैम्स को तोड़ने के लिए बम बनाने थे, उन्होंने पहले उन सभी डैम्स की मॉडल डैम बनाना शुरू किया और वो एक एक करके अपने द्वारा बनाए गए सभी बमों से उन डैम्स को तोड़ने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इन एक्सपेरिमेंट के दौरान वालिस ने कुछ अजीब नोटिस किया। उन्होंने पाया कि डैम से 50 फीट की दूरी पर विस्फोट करने वाला 10 टन का बम भी इन मजबूत डैम्स को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन यही काम सिर्फ 2 टन का बम ही कर सकता है अगर इसे डैम के ठीक बगल में ब्लास्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बांधों को एंटी टॉर्पीडो जाल से ढक दिया गया था, जिस कारण से बम को ठीक डैम के बगल में ब्लास्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। वालिस के दिमाग में यहाँ एक अलग ही आइडिया आता है कि क्या होगा अगर बम को घुमाकर फेंका जाए। वालिस का आइडिया बड़ा ही सिंपल था और ये ठीक वैसा ही था कि जब हम पानी के ऊपर किसी कंकड़ को उछालते हैं तो वो कंकड़ पानी के ऊपर जंप करता हुआ आगे जाकर स्थिर हो जाता है। और फिर कुछ ही महीनों के मेहनत के बाद वालिस बनाकर तैयार करते हैं एक अलग ही डिजाइन का बम,
बम, जिसे नाम दिया जाता है द बाउंसिंग बम। इस बम का काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल था कि जब इस बम को एक प्लेन की मदद से 400 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 500 आरपीएम पर बैक स्पिन करा के पानी के सरफेस से ठीक 60 फीट ऊपर छोड़ा जाएगा तो वो बम बाउंस करता हुआ दुश्मन के डैम्स को तबाह कर देगा। लेकिन फिर से एक और समस्या इनके पास आ जाती है, क्योंकि ब्रिटेन के पास कोई ऐसा प्लेन ही नहीं था जो इन बम को घुमाकर फेंक सके। इस काम के लिए ब्रिटेन ने एक बॉम्बर प्लेन एवरो लैंकेस्टर को चुना, जिसमें इस बाउंसिंग बम के फंक्शन को फिट करने के लिए उसे थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई किया गया, जैसे कि इस प्लेन के दरवाजे और नीचे के कुछ पार्ट्स को हटा दिया गया, क्योंकि इस प्लेन को बम को लॉन्च करने के लिए काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी थी। इस प्लेन के निचले हिस्से में 2 V आकार के डिस्क को भी जोड़ा गया, जिससे बम आसानी से लटक सके, और इस बम को 500 आरपीएम पर घुमाने के लिए एक चरखा भी फिट किया गया। ब्रिटेन ने इस हमले के लिए एक स्पेशल सेना का गठन किया, जिसमें RAF बॉम्बर प्लेन के प्रमुख अनुभवी पायलट थे, क्योंकि इस पूरे मिशन को रात में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाया जाना था, और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन चैस्टीज का नाम दिया गया। वहीं इन सभी सैनिकों को 617 स्क्वाड्रन या फिर डैम ब्रस्टर का नाम दिया गया। और फाइनली 16 मई साल 1943 को रात के 9:30 बजे ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया, जिसमें 19 बॉम्बर प्लेन 3 टीम में डिवाइड होकर उड़ान भरी। लेकिन इस ऑपरेशन को शुरू होते ही इन पायलट की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, क्योंकि लॉन्च के ठीक 1 घंटे बाद ही एक विमान खो जाता है। कुछ देर बाद ही 2 और विमान बिजली लाइन के बड़े खंभे से टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। एक और विमान उत्तरी सागर को क्रॉस करते हुए खुद ब खुद एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण से उसे वापस लौटनी पड़ती है। इसके तुरंत बाद एक और विमान क्रैश हो जाता है। इस टाइम पर पहले टीम की लगभग सारी विमान खत्म हो जाती है, सिर्फ एक विमान स्क्वाड्रन कमांडर गिब्सन को छोड़कर, और वो अकेला ही अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। जिसके बाद वो पानी से केवल 60 फीट ऊपर 370 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से उड़ान भरकर अपनी पहली बाउंसिंग बम को मोहने डैम पर लॉन्च करते हैं। लेकिन ये बम डैम पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। कुछ देर बाद ही वहाँ दूसरा टीम भी पहुँच जाती है। फिर अगला बम लॉन्च करने पर वो बांध के पार उछलकर बिजली घर को ही तबाह कर देता है, और इसका विमान इसी के चपेट में आकर क्रैश हो जाता है। तीसरा बम लॉन्च होते ही वो उछलकर बाहर चला जाता है, और चौथा बम से भी डैम को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अंततः 5वां प्रयास में डैम ब्लास्ट होकर ध्वस्त हो जाती है, और डैम में स्थित 330 मिलियन टन पानी नीचे बहने लगता है। स्क्वाड्रन की टीम अपनी पहली लक्ष्य को पूरा करने के बाद वो अगला टारगेट इंडर बांध की ओर बढ़ जाते हैं, और अब दोनों टीम के पास सिर्फ 3 ही बम बचते हैं। तीनों बम को लॉन्च करने के बाद भी इंडर डैम नहीं टूटता। लेकिन तभी एंट्री होती है तीसरी टीम की, जो उन दोनों टीम से आधे घंटे बाद उड़ान भरे थे, जिनमें से एक विमान पहले ही क्रैश हो गए थे, जिनके 3 मेंबर को जर्मनी द्वारा पकड़ लिया गया था। और जब बाकी के बचे प्लेन इंडर डैम पर हमला करते हैं, तब जाके अंततः कहीं डैम टूटता है। इस मिशन में कुल मिलाकर ब्रिटेन ने अपने 8 लैंकेस्टर प्लेन के साथ अपने 56 अनुभवी पायलटों को खो दिए थे, जिनमें से 53 मारे गए थे और 3 पकड़े गए थे। लेकिन इसके विपरीत हमले में जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुई थी, क्योंकि डैम्स टूटने की वजह से 45 किलोमीटर नीचे तक पूरा शहर डूब गया था, जिसमें 10 बड़े कारखाने और 100 से भी अधिक छोटे उद्योग तबाह हो गए थे, जहां जर्मन सैनिकों के लिए हथियार भी बनाए जाते थे। इस बाढ़ में कई शहर और गांव भी डूब गए थे, जिसमें लगभग 1600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही 4 लाख टन कोयला भी नष्ट हो गया था, जो जर्मन उद्योग के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी थी। इन बाढ़ ने जर्मनी के हजारों एकड़ कृषि भूमि को भी तबाह कर दिए थे, और जर्मनी अपने इतिहास में इतना बड़ा तबाही पहली बार देख रहा था। और ऐसा भी माना जाता है कि जर्मनी को वर्ल्ड वार 2 हारने का सबसे बड़ा कारण में से एक यही